दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की कल गिरफ्तारी हुई थी और उसके साथ ही नए नए राज भी खुलने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि 21 मार्च को गुरुवार को शाम एक दो बड़ी घटनाएं होती हैं। एक तो शाम 6:30 बजे चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डाटा सार्वजनिक कर दिया था और शाम 7 बजे ईडी की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है और 2 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इसमें सबसे बड़ा मोड़ यह आया है कि शराब घोटाले में आरोपी जो रेड्डी है, उसने सरकारी गवाह बनकर भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। और वो मदद किस तरह से की है, वो एसबीआई ने जो डाटा दिया है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में 30 करोड़ रुपए उसने बीजेपी को भी दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा से पता लगा है कि दिल्ली शराब घोटाले में एक अन्य आरोपी पी शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को कुल 34 करोड़ से भी ज़्यादा का चंदा दिया है और इसमें 5 करोड़ तो शरद ने अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही दिया है। शरद इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं और इसका खुलासा होते ही दिल्ली शराब घोटाले में जो शरद रेड्डी की भूमिका है वो उजागर हुई है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब बिक्री की नई आबकारी नीति लागू की थी और इससे सरकारी दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई थी और सरकार का दावा था कि इससे माफिया खत्म हो जाएगा और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा और इसकी कमियां उजागर होती गई, उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इसे जुलाई 2022 में इस शराब नीति को वापस ले लिया। 15 मार्च 2024 को ईडी ने इसी आरोप में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले में शामिल इन दोनों को साउथ ग्रुप का सदस्य कहा गया है और साउथ ग्रुप में इन दोनों के अलावा राघव मुंगटा और मुंगटा श्रीनिवासुलू रेड्डी के नाम भी शामिल हैं। मार्च 2021 में दिल्ली में शराब कारोबार के निजीकरण के ऐड को लेकर अरविंद केजरीवाल से ये दोनों मिले थे और उन्होंने इसके लिए अरविंद केजरीवाल को बहुत अधिक एक बहुत बड़ी रकम का जो है प्रपोजल भी दिया था। के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने दिल्ली में शराब कारोबार करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को अप्रोच किया था और उन्हें 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने का भी ऑफर किया था। क्योंकि यदि विवाद को जो शराब नीति मामले को लेकर जो विवाद बढ़ा था उसको बढ़ते देख आम आदमी पार्टी ने 28 जुलाई को 2022 को ये नीति वापस ली और रद्द कर दी थी और इसके साथ ही 22 अगस्त 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का दर्ज कर लिया था। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान रिश्वत देने के आरोप लगाए हैं और उसके साथ ही 10 नवंबर 2022 को ईडी ने इस केस में अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर रेड्डी को भी गिरफ्तार किया है। करीब 7 महीने बाद जून 2023 को शरद रेड्डी दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गए और उसके बाद धीरे धीरे जो माहौल बदलता गया और गिरफ्तारियां होती गई। गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को 30 करोड़ रुपए का चंदा भी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत रेड्डी ने दिया था। और सबसे बड़ी बात बता दें कि शरद रेड्डी की कंपनी ने सिर्फ बीजेपी को ही चंदा दिया है या नहीं, इसके बारे में भी जान लीजिए। अरबिंदो फार्मा ने 2019 से 24 के बीच कुल 52 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। इनमें से 34.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा अकेले बीजेपी को दिया गया था और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए भारत ट्रस्ट समिति और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को 2.5 करोड़ रुपए तक दिए गए थे। दोस्तों, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा मुद्दा पिछले दिनों छाया हुआ है, यही सरकार की गले की फांस बन गया है और इससे ही बड़े बड़े नाम उजागर हो रहे हैं कि किस तरीके से किस किस व्यक्ति ने कितनी बड़ी बड़ी रकम राजनीतिक पार्टियों को दी है। किसी ने 100 करोड़, किसी ने 1000 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी रकम दे दी हैं। और यदि बात देश हित की जाए या फिर किसानों के कर्जा माफ़ी की जाए तो ये
न तो कंपनियां आगे आती हैं और न ही सरकार आगे आती हैं। और अब इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारियां सार्वजनिक हुई हैं, उसके बाद से पता लगा है कि कितने खरबों का गड़बड़ झाला हुआ है, कितने करोड़ों का लेन देन राजनीतिक पार्टियों और बिजनेस पार्टनर के बीच आपस में हुआ है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप सभी के क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए दोस्तों। और एक नई अपडेट के साथ आप सभी के बीच हम शामिल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।